पिछले भाग में आपने पढ़ा कि सम्राट अनामिका से हॉस्पिटल आने को कहता है, लेकिन हॉस्पिटल का नाम नहीं बताता, जिसकी वजह से वे बुरी तरह परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूं, अब आगे। अनामिका अपना सर पकड़कर बैठ गई थी कि अब मैं क्या करूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा झूठ पकड़ा जाए। उसे रह रहकर सम्राट की मम्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने सांभवी को अपने पास बैठा रखा था और उसे बाहर आने ही नहीं दे रही थी। इसी तरह शाम हो गई, लेकिन अनामिका हॉस्पिटल नहीं जा पाई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे दोबारा सम्राट को फ़ोन करके हॉस्पिटल का नाम पूछे, क्योंकि ऐसा करने का मतलब था कई सवाल खड़े हो जाते। उसने कई बार मीना जी के कमरे का चक्कर लगाया, लेकिन हर बार उसने देखा कि सांभवी सम्राट के मम्मी पापा के साथ बातों में मशगूल है। अब सचमुच अनामिका का सर जोरों से दर्द करने लगा था। उसे इस बात की आशंका होने लगी थी कि आज एक साथ होने वाली घटनाओं में जरूर कोई ना कोई बात है। रात हो चुकी थी। सम्राट और अबीर ऑफिस से आ चुके थे। सम्राट ने एक नज़र अनामिका को देखा और सीधे अपने कमरे में जाने लगा। अनामिका समझ गई कि फिलहाल सम्राट बहुत गुस्से में है। वहीं अबीर ने उसके कानों के पास आकर कहा, अरे बहना, हॉस्पिटल नहीं पहुंची तो कोई बात नहीं, कम से कम सुसाइड पॉइंट पर ही पहुंच जाती। पिछली बार की तरह मैं आज भी तुम्हें वहीं खड़ा मिल जाता। हालांकि अबीर ने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन उसकी बात सुनकर अनामिका गुस्से से भर गई। उसके सब्र का बांध टूट गया। वे लगभग चीखती हुई बोली, नौकर हो तो नौकर की तरह रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? उसकी बात सुनकर अबीर वहीं सकते में खड़ा रह गया। यही नहीं, हॉल में बैठे सभी लोग उसे इस तरह चीखते हुए और अबीर की इंसल्ट करते हुए देखकर हैरान हो गए। अबीर ने कुछ नहीं कहा। वे बड़ी तेजी के साथ अपने कमरे में चला गया। अनामिका के चीखने की आवाज़ सुनकर सम्राट सीढ़ियों पर ही रुक गया था। उसने जब अनामिका को अबीर का इंसल्ट करते हुए देखा तो गुस्से से भर गया। उल्टे पांव तेजी से धड़ धड़ आते हुए सीढ़ियों से उतरा और अनामिका के बिल्कुल नजदीक आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें क्रोध के कारण लाल हो चुकी थी। होठों की लवें फड़क रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अबीर से इस तरह बात करने की? वे इस घर का नौकर नहीं, मेरा छोटा भाई है। अरे हाँ, तुम भला इस बात को कैसे जानोगी, क्योंकि तुम तो मेरी अनामिका हो ही नहीं। सम्राट को इस तरह गुस्से में देखकर अनामिका डर के मारे कांप गई। उसने अपने सूखते हुए गले को थूक से तर करते हुए कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो सम्राट? मैं तुम्हारी अनामिका हूँ। झूठ, बिल्कुल झूठ। कहते हुए सम्राट ने उसका गला पकड़ा और उसे पीछे की ओर धकेलते हुए दीवार से सटा दिया। उसका ऐसा क्रोध देखकर सबकी हालत खराब हो गई। विराज सिंघानिया तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने सम्राट को खींचते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो सम्राट, छोड़ो उसे। अपने पापा की बात सुनकर सम्राट ने एक झटके के साथ उसका गला छोड़ दिया। अपना गला पकड़कर खांसते हुए अनामिका डर के मारे सांभवी के बगल में जाकर खड़ी हो गई। घर के सारे लोग खड़े हुए अनामिका को शक की नजरों से घूर रहे थे। अनामिका समझ गई कि अब इसका झूठ यहाँ नहीं चलने वाला। ये सोचकर वे तेजी के साथ दौड़ती हुई अपने कमरे में गई और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सांभवी समझ गई थी कि घर वालों को अनामिका पर संदेह हो चुका है, लेकिन वे भी क्या करती। सच ही कहा है किसी ने, झूठ के पाँव नहीं होते और सच सात पर्दे से भी बाहर निकलकर आ जाता है। अनामिका तो जा चुकी थी। अब सम्राट सांभवी की ओर मुड़ा और उसे गहरी नजरों से देखते हुए बिना कुछ कहे तेजी के साथ सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चला गया। सांभवी के चेहरे पर घबराहट स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वे भी अपने कमरे में जाना चाह रही थी, लेकिन तभी सम्राट की मम्मी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, वे लड़की अनामिका जैसी दिखती है, लेकिन हमारी अनामिका बिल्कुल नहीं है। लेकिन तुम हमारी अनामिका जैसी दिखती नहीं हो, लेकिन तुम्हारी सारी आदतें, तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल अनामिका की तरह है। अब ये क्या चक्कर है, ये तुम ही हमें बता सकती हो। सांभवी ने अपनी नज़रें झुका ली। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू लहराए थे। वे निशब्द खड़ी रही। इसे जाने दीजिए मीना जी,
हमें हर्षद भाई और उनकी पत्नी को यहाँ फौरन बुलाना चाहिए। अब इन सारे रहस्य पर से वही पर्दा उठा सकती हैं। विराज सिंघानिया ने सांभवी का हाथ छुड़ाते हुए अपनी पत्नी से कहा, शायद आप ठीक कहते हैं। हर्षद भाई को कॉल करती हूँ और यहाँ फौरन आने को कहती हूँ। मीना जी ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा और एक झटके के साथ सांभवी का हाथ छोड़ दिया। सांभवी घबराकर तेजी के साथ अपने कमरे में चली गई। इस बात को अच्छी तरह समझ गई थी कि अब बहुत जल्द इन सारे रहस्य से पर्दा उठने वाला है, लेकिन फिर भी आगे क्या होगा ये बात उसके मम्मी पापा पर ही था। लेकिन क्या मम्मी पापा सही में सारा सच बताएंगे या फिर पहले की भांति उसके साथ पक्षपात करते हुए गौरी का ही पक्ष लेंगे? ये ख्याल आते ही सांभवी मन ही मन बहुत डर गई, क्योंकि अब तो दुनिया वालों के सामने सम्राट की सगाई गौरी के साथ हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि गौरी के पास सांभवी का चेहरा है। इस बात को वे कैसे झुठलाएगी? अगर मम्मी पापा ने कह दिया कि नहीं, वे असली अनामिका है, तब क्या होगा? ये सारी बातें सोच सोचकर सांभवी का मन किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। हे कान्हा जी, अब मेरी लाज आपके हाथों में है। आपने हमेशा सच का साथ दिया है और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप सच का ही साथ देंगे। हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए सांभवी रो पड़ी थी। हर्षद भाई अभी खाना खाने बैठे ही थे कि तभी फोन की घंटी बज उठी। आप खाना खाइए, मैं देखती हूँ। इतना कहकर भावना बेन ने फोन का रिसीवर उठा लिया। हेलो, कौन बोल रहे हैं? भावना बेन ने पूछा। भावना बेन, मैं मुंबई से मिसेस सिंघानिया बोल रही हूँ। जितनी जल्दी हो सके आप लोग मुंबई पहुँच जाइए। उधर से आवाज़ आई। जितनी जल्दी हो सके मुंबई पहुँच जाऊँ? सब ठीक तो है? भावना बेन ने घबराकर पूछा। जी, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं, लेकिन बस जितना जल्दी हो सके आप दोनों यहाँ आ जाइए। बाकी बातें मिलने पर होगी। इतना कहकर मिसेस सिंघानिया ने फ़ोन काट दिया। भावना बेन किसी अनहोनी की आशंका से ग्रस्त हो चुकी थी। वे रिसीवर हाथ में लेकर खड़ी ही रह गई। उसे इस तरह परेशान देखकर हर्षद भाई ने कहा, अरे क्या हुआ? किसका फ़ोन था और तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुंबई से कॉल था, उन्होंने हमें तुरंत बुलाया है। भावना बेन ने बूझी हुई आवाज़ में कहा। उसकी बात सुनकर हर्षद भाई भी सोच में पड़ गए। हे ठाकुर जी, सब ठीक करना। हर्षद भाई अचानक से आए हुए बुलावे से परेशान हो जाते हैं और मन ही मन प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी सब ठीक करें। अगले ही दिन मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। हर्षद भाई सिंघानिया बीला में जब अपने दोनों बेटियों को सुरक्षित पाते हैं तो उन्हें बहुत तसल्ली होती है। उन्होंने विराज सिंघानिया से पूछा, इस तरह अचानक से आप लोगों ने हमें बुलाया है तो कोई खास बात होगी? जी बिल्कुल, बात बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें आपको बुलाना पड़ा। सम्राट के पापा ने हर्षद भाई को गहरी नज़रों से देखते हुए गंभीर स्वर में कहा। हर्षद भाई और भावना बेन का हृदय किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अनामिका की सच्चाई और उनका झूठ घर वालों को पता चल गया हो। उन्होंने थोड़ा घबराते हुए पूछा, जी आखिर क्या बात है? यही तो हम लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या बात है। आपके पास जाने से पहले जो अनामिका थी उसे आपने हमें नहीं लौटाया है, बल्कि ये तो कोई और ही है। मिसेस सिंघानिया ने भावना बेन से कहा। घबराहट के मारे हर्षद भाई और उनकी पत्नी का बुरा हाल था। उन दोनों ने एक नज़र अपनी दोनों बेटियों पर डाली। सांभवी जहाँ निर्विकार भाव से खामोश खड़ी थी, वहीं अनामिका के चेहरे पर घबराहट के भाव साफ स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। बात की टोह लेने के लिए भावना बेन ने कहा, आखिर आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि लौटकर आने वाली अनामिका पहले वाली अनामिका नहीं है? मेरी दो ही बेटियां हैं, सांभवी और गौरी। सांभवी को आप लोगों ने अनामिका का नाम दिया है और मेरी दोनों बेटियां आप लोगों के घर में ही हैं। फिर आप भला ये कैसे कह सकती हैं? भावना बेन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, लेकिन उनकी बातों से कोई भी संतुष्ट नहीं था। मिसेस सिंघानिया ने फिर से कहा, मैं मानती हूँ इस बात को कि आपकी दो बेटियां हैं, इस वक्त यहीं मौजूद है,
लेकिन फिर भी अनामिका बिल्कुल बदल गई है। उसमें पहले वाले कोई भी गुण नहीं है, ना तो उसका बात व्यवहार, ना उसके काम। जबकि आपकी दूसरी बेटी गौरी के सारे गुण हमारे अनामिका के हैं, परंतु उसका चेहरा नहीं, उसकी आवाज़, उसके काम धाम और यहाँ तक कि उसे हमारे घर के बारे में, हमारी पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ पता है। ऐसा क्यों? हर्षद भाई और भावना बिन उनके सवालों और उनकी तीखी नज़रों का सामना नहीं कर पा रहे थे। उनके चेहरे के आते जाते रंग साफ बता रहे थे कि दाल में कुछ काला जरूर है। भावना बहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। अगर वे सारी बातें सच सच बता देती हैं तो ढेर सारे सवाल उठ खड़े होंगे। और यही नहीं, गौरी ने भी उन्हें इस बात की धमकी दी है कि अगर मेरी अनामिका होने की रात से पर्दा उठ गया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी और मेरी मौत के जिम्मेदार आप लोग होंगे। हर्षद भाई ने एक नज़र कोने में खड़ी शांभवी पर डाली और मन ही मन सोचने लगे कि इस बच्ची का इसमें क्या कसूर है। इसका हक हम धोखे से गौरी को क्यों दें। और फिर आने वाले दिनों में अगर गलती से भी इस राज का पर्दाफाश हो गया तो क्या होगा? क्या पता सम्राट इस रिश्ते को ही तोड़ दे। इस परिस्थिति में तो उनकी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और इसके साथ ही शांभवी भी उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि अपने माँ बाप की ओर से उसे एक ही नहीं, दो दो बार धोखे मिलेंगे। कुल मिलाकर स्थिति बहुत बिकट थी। वहीं दूसरी ओर भावनाबेन सोच रही थी कि क्या पता हमारी सच्चाई पर ये लोग यकीन ना करें। दुनिया वालों की नज़रों में गौरी ही अनामिका है। और यही नहीं, उसकी अब सम्राट के साथ सगाई भी हो चुकी है। उस नाते वे उसके मंगेतर हुई और उसका हक बनता है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होने वाली है। अनामिका ने तो उन्हें फ़ोन करके धमकी भी दी है कि अगर आप लोगों ने सम्राट और उसके घर वालों को मेरी असलियत बता दी तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। दोनों ही परिस्थिति में उनकी एक बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। हर्षद भाई और भावना बेन को इस तरह खामोश और विचार मग्न देखकर विराज सिंघानिया ने कहा, आप लोग खामोश क्यों हैं? हम लोग आपके मुंह से सारी सच्चाई जानना चाहते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, अनामिका अचानक से आकर सम्राट के मम्मी पापा के पैरों पर गिर जाती है और रोते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। न जाने आजकल मुझे क्या हो गया है, मैं अपने आप में नहीं रहती। शायद मैं डिप्रेशन में जाने लगी हूँ और इसी वजह से मैंने अबीर का भी अपमान कर दिया। मैं ही अनामिका हूँ। रहा सवाल मेरी बहन गौरी के व्यवहार का, तो उसे मैंने ही सारी बातें बताई है, जिसकी वजह से उसे इस घर की और आप लोगों के बारे में सारी बातें मालूम हैं। उसे इस तरह रंग बदलते हुए देखकर उसकी मम्मी पापा से लेकर शांभवी भी आश्चर्यचकित रह गई। हर्षद भाई के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। मन ही मन आंखें बंद करके उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, आज मेरी दोनों बेटियों की ज़िंदगी के साथ साथ मेरी भी इज्जत का सवाल है। मेरे माध्यम से आप अपना फैसला सुना दीजिए। मैं आपके ऊपर ही सारी बातें छोड़ता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने आंखें बंद करके ठाकुर जी का ध्यान किया। हर्षद भाई को इस तरह आंखें बंद किए देख विराज सिंघानिया ने कहा, आप हमारी बात का जवाब क्यों नहीं देते और इस तरह आंखें बंद करके क्या सोच रहे हैं? इससे पहले कि हर्षद भाई या भावनाबेन कुछ कहते, मीना जी ने अनामिका को अपने पैरों के पास से उठाते हुए कहा कि चलो, मान लिया तुम ही अनामिका हो और तुमने अपनी बहन गौरी को इस घर के बारे में सब कुछ बताई है, जिसकी वजह से वे हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। लेकिन अगर तुम्हारी बात सच है तो तुम्हारा व्यवहार क्यों बदल गया और तुम पिछली सारी बातें क्यों भूल चुकी हो? उनकी बात सुनकर अनामिका घबरा गई, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, मैंने आपको बताया ना मम्मी जी कि मैं डिप्रेशन की वजह से थोड़ा थोड़ा सब कुछ भूलने लगी हूँ, वरना मुझे सारी बातें याद है। अच्छा, तो आज सुबह जब सम्राट ने तुमसे हॉस्पिटल की फाइल मांगी तो तुमने बहाना क्यों बनाया? मैं बताती हूँ, क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं था कि वे फाइल है कहाँ। दूसरी बार भी तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए सम्राट ने तुम्हें हॉस्पिटल बुलाया था, लेकिन तुम्हें तो मालूम ही नहीं है कि कौन से हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज हुआ था। इसके साथ ही
जिस अबीर को तुम अपना बड़ा भाई मानती थी, और वे भी तुम्हें अपनी छोटी बहन के समान दिलो जान से चाहता था, तुम तो इस बार गुजरात से आने के बाद उसे पहचान भी नहीं पाई। यही नहीं, आज तो तुमने उसे नौकर कहते हुए उसका घोर अपमान किया है। मीना देवी ने गुस्से से लाल होकर अनामिका को कहा तो वे खामोश हो गई, क्योंकि उसके पास किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था। अब भी अपनी असलियत बताओगी या अभी भी तुम्हें सबूत पर सबूत देती जाऊं? सम्राट की मम्मी ने अनामिका को गुस्से से देखते हुए कहा। पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया था। हर्षद भाई और भावना बेन एक बार सिंघानिया के पैरों के पास बैठी हुई अनामिका को देख रहे थे, तो दूसरी बार कोने में खड़ी शांभवी पर, जिसके चेहरे पर बारी बारी से एक रंग आ रहे थे और जा रहे थे। वे दोनों शांभवी की आंखों में उतरे करुणा और दुख के भाव वाली नजरों का सामना नहीं कर पाए।